सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमेश गौड़। आज आपसे बातचीत का विषय है कमर का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर रोमेश गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर रोमेश गौड़, शायद ही कोई आयु वर्ग ऐसा हो जिसमें कमर का दर्द ना हो। बच्चे भी आजकल कहते हैं, युवा भी कहते हैं, महिलाएं खास तौर पर, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कमर का दर्द आम तौर पर देखा जाता है। आप क्या कहेंगे? जी, कमर का दर्द अगर अंग्रेजी में बात करें एक नेसेसरी ईवल, यानी हर एक को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो एक बार झेलना ही पड़ता है। और जैसे आपने आयु वर्ग की बात करी, तो हर आयु वर्ग में कमर के दर्द के कारण अलग होते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें मोस्टली वज़न उठाना, खिंच जाना, किसी कारण से झटका लग जाना, ये ज़्यादा कारण होते हैं। युवा अवस्था में भी इसी प्रकार के कारण ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने भारी वज़न उठा लिया, झुक के कुछ काम किया, तो उस टाइम आपके मसल्स स्टिफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से कमर का दर्द हो सकता है। बुज़ुर्गों में बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण होता है हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी। तो अगर बुज़ुर्गों में हमें ये देखने को मिलता है तो हमें उस तरफ भी एक बार देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कमर में या और हड्डियों में कमज़ोरी की वजह से उनको ये दर्द हो रहा हो। हम यदि कुछ प्रोफेशंस की बात करें, आजकल ऐसे प्रोफेशंस है, खास तौर से जो मॉल में है लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ बैठने की सुविधा नहीं होती है और वो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को या जो बहुत मेहनत कश होते हैं उनको ज़्यादा कष्ट होता है? अगर हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, तब ज़्यादा देखा गया है कि आपको कमर का दर्द की परेशानी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर प्रोफेशन की बात करें तो किसी का सिटिंग जॉब है, उसमें कुर्सी पे बैठे हुए हैं आप 5 घंटा 6 घंटा नहीं हिले, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं नहीं हिले, उस केस में एक स्पेसिफिक अब एक टर्म दिया गया मैकेनिकल लो बैक एक, यानी कि पॉस्चरल पेन होता है ये। उसका फिर निदान भी यही होता है कि आप हर 1 घंटे पे थोड़ा सा उठें, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद वापस जाके बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबी सिटिंग आप 5-5 6-6 घंटे बैठे हुए हैं। सेम आपने बात करी मॉल में काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा ज़्यादातर जो काम होता है वो बैठ के आगे झुक के होता है। हमको ध्यान देना है कि हम अपनी पीठ को धनुष की तरह, पीछे की तरह, जो आजकल योगा में बहुत सारे आसन भी है, धनुरासन है, भुजंगासन है, ये सारे आसन अगर हम करेंगे तो हमारी स्पाइन मसल्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग रहेंगी कि हमें शायद दर्द का एहसास, अगर हम लंबा काम कर भी रहे हैं तब भी शायद ना हो। हम खेलों की बात करें, आजकल खेलों में बहुत रुझान देखने को मिल रहा है और ये भी एक सामान्य सी घटना हो गई है कि कमर में दर्द है या और इस तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज आजकल ज़्यादा होती हैं। इसमें कमर दर्द को किस रूप में लेते हैं? स्पोर्ट्स में कई लोगों का करियर इसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है। हमने देखा सचिन तेंदुलकर बहुत दिन तक जूझते रहे थे, फिर उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा था फाइनली जाके। हार्दिक पांड्या के साथ भी उन्हें बॉलिंग छोड़नी पड़ी बीच में कुछ दिन के लिए। तो खेलों में अगर आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, अगर हम बॉलर्स की बात करें तो जो स्टांस है, जो लैंडिंग है, अगर वो गलत है, तो जो फोर्सेस स्पाइन पे आ रहे हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। उस केस में मैकेनिकल लो बैक की बजाय कई बार जो हमारे फेसेट जॉइंट्स होते हैं 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में, उसमें आर्थ्रोपैथी होने लग जाती है। यानी कि जैसे घुटने घिसते हैं, आप समझिए कमर घिसने लग गई हमारी। तो वो स्थिति आने से वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं जो इरिटेट करते हैं आपकी नसों को। रीढ़ की नस बहुत करीब होती है और फिर आपको रेडिएटिंग पेन, थकान जल्दी हो जाना, बॉलिंग 2 बॉलें डाली उसके बाद आपको तुरंत पीठ में दर्द शुरू हो जाना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उनके लिए भी एक पूरा रेजिमेन होता है जिसमें आपको पीठ पे भी उतना ही कोर एक्सरसाइज जैसे हम बोलते हैं ध्यान देना होता है जितना आप अपनी बाकी बॉलिंग मसल्स को दे रहे हैं। जी, अब कारणों की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले चर्चा करते हैं कि सियाटिका क्या है और स्लिप डिस्क क्या है। स्लिप डिस्क एक कंडीशन है जिसमें कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक प्रॉपर एक स्टेम की तरह नहीं होती है, बैम्बू की तरह, बांस की तरह नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी करीबन 33 हड्डियां मिलके हमारा पूरा स्पाइन बनाती हैं। तो अब कुदरत ने क्या किया है कि उनके बीच में एक छोटी सी रबर की डिस्क दे दी जिससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और स्टेबिलिटी भी रहे, हम मूवमेंट भी कर पाए लेकिन एक मजबूती भी मिले। वो एक रबर जैसी, लिटरली रबर जैसी होती है और बीच में उसमें एक जेल होता है। तो कभी हमने सडनली वजन उठाया, झुके या कोई झटका लगा, उस कारण वो जेल कई बार उस डिस्क को फाड़ के बाहर आ जाता है और वो रीढ़ की नस, जैसे मैंने बताया था कि बहुत करीब होती है, वो रीढ़ की नस पे दबाव डालने लगता है। ये दबाव जिस भी नस में, जिस लेवल पे आपने सुना होगा आम भाषा में L4, L5, L3, L4 हम बात करते हैं, तो ये वर्टिब्रे का नंबर है कि इसके और इसके बीच की डिस्क हमारी स्लिप हुई है। तो अगर वो उस लेवल पे दबाव डालेगा तो जो नस सप्लाई जहां कर रही होगी, आपके पैर में कर रही है, आपकी जांघों में कर रही है, उस जगह पे आपको दर्द होने लगता है और ये दर्द कमर से शुरू होता है, लहर की तरह उस एरिया में जाता है जो अफेक्टेड है। इसको हम सियाटिका नाम देते हैं।
जी, अब कारणों की बात करते हैं डॉक्टर साहब कि क्या कारण हो सकते हैं जब हम कमर के दर्द की बात करें? ज़्यादातर जैसे हम अभी तक भी बात कर रहे हैं, ज़्यादातर तो मस्कुलर पेन होता है या फिर पॉस्चरल पेन होता है। लेकिन अगर हमारे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी मरीज़ को आराम नहीं आ रहा है जो हम सोच के दे रहे हैं, तो फिर हमें जाँचों की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कारण निकल के आ सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इन्फेक्शन आपकी वर्टिब्रल डिस्क में भी हो सकता है और वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। उसके आसपास पस टीबी वाले पे, अब तो टीबी पे सरकार बहुत काम कर रही है, बट टीबी वाले पेशेंट्स में बहुत कॉमनली हम ये देखते थे कि दोनों स्पाइन के बीच की जो डिस्क है वहाँ पे पूरा पस भर गया था और पूरा नीचे पैरापायरेसिस, मतलब पूरे दोनों लकवा मार गया पैरों में। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती थी। तो इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है, ट्यूमर यानी कि गांठ। अब वो गांठ कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, ये भी देखा जाता है। तो इन सबको जांच हमें करना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए। हमने बात करी थी स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस होता है, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर से खिसक जाती है, वो हमें चेक करना होता है। स्पॉन्डाइलोलाइसिस होता है स्पोर्ट्स पर्सन्स में, जिसमें जो हम अभी वर्टिब्रल आर्च की बात कर रहे थे वो टूट जाती है, तो जिसकी वजह से पेन होता है। तो इन सब के लिए फिर हमें, मुझे लगता है अगर आपको एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर ये जाँच करानी चाहिए, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, जो भी उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है, और फिर हमें कारण उसका पता चल सकता है। अब आते हैं उपचार पर। आमतौर पर कहते हैं कि व्यायाम, फिजियोथेरेपी, योगा ये इसमें काफ़ी कारगर होते हैं। आपका क्या मानना है? सर, मैकेनिकल लो बैक एक में डेफिनेटली बहुत कारगर है। इनफैक्ट अगर आपको पेन नहीं है तो आप वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि दर्द होगा तब करेंगे। एक दिनचर्या में अपनी हमें शामिल करना चाहिए कि हम अपनी कोर पे, बैक पे काम करेंगे। योगासन, सरकार अगेन योगा को इतना प्रोत्साहन दे रही है, भुजंग आसन है, सर्वांगासन है, इस तरीके के आप आसन करेंगे, स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपको बैक एक होगा ही नहीं। अगर इन सब के बावजूद भी आपको हो रहा है तो सबसे पहले हमने बात करी कारणों की, तो हमें यही देखना है कि वो मैकेनिकल लो बैक एक है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और ट्यूमर तो नहीं है, स्लिप डिस्क तो नहीं है। सब चीज़ आप रूल आउट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैकेनिकल लो बैक एक है, ज़्यादातर केसेस में आराम आ जाता है दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से। लेकिन अगर आराम नहीं आ रहा है और आपने जांच में पाया कि कुछ और है, इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। स्लिप डिस्क है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डिस्क कुछ दवाइयों से और एक्सरसाइज से क्या रीग्रेस हो रही है या नहीं। रीग्रेस हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 100 में 2-3% केसेस में हमें ऑपरेशन करके भी उसको ठीक करना पड़ता है। बाकी कंडीशंस हैं, लिस्थीसिस, स्पॉन्डाइलोलाइसिस, उसका भी अलग अलग तरीके से उपचार संभव है, पूरी तरीके से उपचार संभव है, अगर समय रहते हैं इसको हम पकड़ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारी जीवन शैली का क्या महत्व है कि हमारी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी भी हमारे इस तरह के दर्द को बढ़ा सकती है। बिल्कुल सर, स्पेशली हमने बात करी थी बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही यही है कि हमारा कैल्सिफिकेशन जो है बोन्स का, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो एक एज के बाद, मैं तो नॉर्मली 40 ईयर्स बोलता हूँ, बट एक एज के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने खान पान से उतना कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं और सनलाइट में आप प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे हैं, जैसे विटामिन डी नहीं बन रहा है, तो फिर आपको एक सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए, कैल्शियम का भी, विटामिन डी का भी। और समय रहते अगर हम पकड़ लेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस से लोगों को फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं, क्योंकि बोन्स उनका वेट भी नहीं सपोर्ट कर पाती है। तो वो स्थिति ना हो तो कैल्शियम, विटामिन डी हमें रेगुलरली लेते रहना चाहिए, अगर हमारे खान पान में वो नहीं शामिल है तो। डॉक्टर साहब, पॉस्चर की बात लगातार की जाती है और चूंकि अब हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पर हम घंटों काम करते हैं, तो हमारा पॉस्चर कैसा होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन का लेवल आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए। अगर आप नीचे देख के काम कर रहे हैं तो वो आपके कमर पे नहीं, आपकी गर्दन पे भी बहुत जोर डालता है। तो आजकल तो हम लोग, तो जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जब थी तब भी बोलते थे कि बुक्स नीचे रख लें, उसके ऊपर कंप्यूटर रखें, जिससे कंप्यूटर आपको, गर्दन आपकी सीधी रहे जब आप कंप्यूटर देख रहे हैं। प्लस अगर आपकी सिटिंग लंबी है, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है कोविड के बाद से, तो भी आपको ये करना चाहिए कि ऐसा नहीं बिस्तर में लेट के लैपटॉप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर अपना वर्क प्लेस होना चाहिए। 1 घंटा आप जब भी काम करते हैं उसके बाद 1-2 मिनट के लिए थोड़ा स्ट्रेच करिए, टहलिए, फिर आके बैठिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि कमर दर्द से शायद बच पाएँ। डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक्टिव रहें और इंतज़ार ना करें कि कमर दर्द होगा तो मैं उपचार करूँगा। उसको प्रिवेंट करें, जो कि एक्सरसाइज से और अच्छे खान पान से आप पूरी तरीके से इससे बच सकते हैं। डॉक्टर रोमेश गौड़, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने कमर का दर्द, कारण, लक्षण, उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।